इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने वाले पकड़े गए। कुछ के नाम खुल गए, एफआईआर हो गई, कुछ के नाम खुलने बाकी हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का माहौल खराब करने के लिए एक वीडियो फैलाया गया। उस वीडियो को एक ही वक्त में कुछ सिलेक्टेड लोगों ने एक जैसे कमेंट करके वायरल कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा खेल ट्विटर के जरिए ही हुआ। यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर बहुत बड़ी बात? इस पूरी स्टोरी को बहुत बारीकी से समझिए, इसलिए गौर से इस रिपोर्ट का एक एक शब्द और एक एक फैक्ट जरूर सुनिए। गाजियाबाद में एक अपराध होता है, मगर उसमें हिंदू मुसलमान वाला एंगल डालकर परोसा जाता है। पहले एक अखबार अंग्रेजी में जय श्री राम वाली हेडलाइन बनाता है और फिर दूसरा अखबार हिंदी में मसाला डालकर नफरत फैलाता है। यह खबर गाजियाबाद से शुरू हुई और तेजी से ट्विटर यूनिवर्स में तरह तरह से फैली। राहुल गांधी ने बिना फैक्ट चेक किए हिंदू मुसलमान किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कुछ 100 रिट्वीट्स और लाइक्स के लिए फेक नैरेटिव फैलाया। कांग्रेस के ही सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने आधे अधूरे फैक्ट के साथ एजेंडा चलाया। यह लिस्ट बहुत लंबी है। फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाने वालों का पूरा इकोसिस्टम फैला हुआ है। एक घटना को धार्मिक एंगल देने के लिए सिर्फ शब्दों का सहारा नहीं लिया गया, कार्टून्स भी वायरल कराए गए। इसमें वॉशिंगटन पोस्ट में एंटी इंडिया नैरेटिव चलाने वालों से लेकर मोदी के खिलाफ माहौल बनाने वाले सब आपस में मिले हुए हैं और इस मिली भगत में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी हिडन एजेंडा शामिल है। मगर अब सबकी स्क्रू टाइट की गई है। यूपी के गाजियाबाद के लोनी थाने में फेक न्यूज फैलाने वाले 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पहला नाम आपके सामने है, दूसरे को भी आप पहचानते हैं, तीसरे के बारे में भी आपने सुना होगा। चौथे यानी सलमान निजामी का रिश्ता कांग्रेस पार्टी से है। पांचवें यानी मकसूर उस्मानी भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। छठी यानी समा मोहम्मद भी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है और एफआईआर में दर्ज 7वें नाम पर भी फेक न्यूज फैलाने के आरोप हैं। मगर इस बार एफआईआर उस टूल यानी ट्विटर के खिलाफ भी हुई जिसे किट के तौर पर इस्तेमाल करके हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा चलाया गया। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की बातें सुन लीजिए। धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले इकोसिस्टम के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। 14/15 की रात्रि में गाजियाबाद पुलिस द्वारा अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति तथा 15 जून को वीडियो बाइट के जरिए भी स्पष्ट किया गया था कि घटना व्यक्तिगत विवाद के कारण हुई है तथा विपक्षी गण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों से संबंधित हैं। उक्त स्पष्टीकरण के बावजूद धार्मिक वैमनस्यता तथा प्रदेश में माहौल खराब करने के लिए कतिपय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनमें 5 व्यक्ति एक मीडिया ग्रुप शामिल है, के द्वारा अपने ट्वीट्स को डिलीट न किया गया और न ही सही तथ्यों को अपने अगले संदेशों में उल्लेख किया गया। ट्विटर कॉरपोरेशन तथा ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी उक्त धार्मिक संवेदनशील झूठे ट्वीट्स को हटाने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो उनका कर्तव्य एवं जिम्मेदारी थी। गाजियाबाद की घटना पर जिन जिन ट्विटर हैंडल्स पर जो लाइन लेंथ ली गई वो सीधे सीधे भड़काने वाली थी, बहकाने वाली थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या दलील दी जा रही है हम आपको ये भी दिखाएंगे, मगर उससे पहले एफआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें से किसने कब क्या फैलाया, पहले ये देखिए। पहला नाम है मोहम्मद जुबैर का। जनाब खुद को फैक्ट चेकर कहते हैं और इन्होंने अपनी टाइमलाइन पर 14 जून दोपहर 12:30 बजे ये ट्वीट किया कि उस बुजुर्ग को गुंडों ने जानबूझकर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। जुबैर के ट्वीट करते ही सैकड़ों लाइक्स और रिट्वीट होने लगे। ठीक इसी तरह एफआईआर में शामिल दूसरे नाम ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला और वही फेक नैरेटिव फैलाया कि उस बुजुर्ग को गन पॉइंट पर जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया गया। 14 जून शाम 6:15 बजे कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता समा मोहम्मद ने भी घटना को हिंदू मुस्लिम रंग दिया और जय श्री राम वाली फेक थ्योरी फैलाते हुए लिखा कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रही है।
14 जून को समा मोहम्मद के ट्वीट के 15 मिनट बाद कांग्रेस के ही मकसूर उस्मानी ने सेम डायलॉग चिपकाया, नफरत का एजेंडा चलाया। झूठ फैलाने का यह सिलसिला 15 जून को भी चलता रहा। कांग्रेस की सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने सुबह 11 बजे ट्वीट किया, बाकायदा मुसलमान शब्द को लिंचिंग से जोड़ा। 15 जून को शाम 4:30 बजते बजते राहुल भी मैदान में कूद पड़े, फेक न्यूज पर सियासी डायलॉग चिपका डाले। और 15 जून की रात आते आते स्वरा भास्कर ने अपने ब्लू टिक वाले अकाउंट से भी वही फेक नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया। इन सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पॉलिटिशियन की टाइमलाइन गौर से देखने पर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, सबके ट्वीट में जय श्री राम की बात थी। सबके ट्वीट में पूरी प्लानिंग के साथ हिंदू मुसलमान वाला एंगल घुसाया गया। लिंचिंग से लेकर यूपी चुनाव तक की बात फैलाई गई और इसे वेल कोऑर्डिनेटर मैनर में तेजी से घुमाया गया। तो क्या 14 से 15 जून तक ट्विटर पर जो कुछ भी फैला उसमें इन सब लोगों की फिक्सिंग थी? सही और गलत तो हर कोई जानता है और आज हिंदुस्तान में हर कोई जान चुका है कि एक ब्रिगेड हिंदुस्तान में ऐसा है, एक गैंग हिंदुस्तान में ऐसा है जो राम के नाम से नफरत करता है, जो हिंदुओं से भी नफरत करता है और इस नफरत को इस हद तक को बढ़ा सकते हैं कि उसके कारण अगर किसी प्रकार की भी मिथ्यावाणी कहनी पड़े, किसी प्रकार से भी भ्रम का सहारा लेना पड़े तो भ्रम का सहारा लेने से भी ये चूकते नहीं है। आप देखिए जरा इस वीडियो को, आप भी देख सकते हैं, इस वीडियो में कहीं भी ऑडियो नहीं है, ये म्यूट मोड पे चलता है, अर्थात बिना ऑडियो के चलता है। बिना ऑडियो के सोर्स, ओरिजिनल सोर्स में ही भी ऑडियो नहीं है, उसके बावजूद भी ये सारे लोग उसमें जय श्री राम सुन पाए, उसके बावजूद भी ये सारे लोग उसमें जान पाए कि इनको जय श्री राम बोलने के लिए उकसाया जा रहा है। तो ये मुस्लिम ही मुस्लिम को जय श्री राम बोलने के लिए क्यों कहेगा? बिल्कुल नहीं। तो यहां कहीं ना कहीं उन्माद फैलाने की कोशिश, भारतवर्ष को एक लिंचिस्तान, आप याद करिए कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष का नया नाम रखा था कि हिंदुस्तान नहीं, ये लिंचिस्तान है। और राहुल गांधी इसके सरगना है। जिस प्रकार से बिना वेरीफाई किए, देखिए बाकी लोगों के ऊपर तो एफआईआर हुई है, आप जानते हैं ये ऑल्ट न्यूज फॉल्ट, मैं तो इसको ऑल्ट न्यूज कहता नहीं हूं, मैं तो उसे फॉल्ट न्यूज कहता हूं। ये ऑल्ट न्यूज फॉल्ट न्यूज को तो उत्तर प्रदेश की पुलिस देख लेगी, मगर आप बताइए एक सांसद, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि मैं तो राम भक्तों से ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूं। स्वाभाविक है, राम क्या है, राम भक्ति क्या होती है। और हाँ, आप तो वो अध्यक्ष थे जिन्होंने कहा था हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। आपको क्या समझ में आएगा? और राहुल गांधी के खिलाफ भी मुझे लगता है एफआईआर होना ही चाहिए था, होगा मुझे लगता है। किसने क्या लिखा, क्या छापा, क्या फैलाया, क्या छिपाया, जुबैर ने कितने बजे ट्वीट किया, राहुल ने कब किया, आपने इसकी पहली टाइमलाइन देख ली। मगर गाजियाबाद मामले पर जो झूठ फैलाया गया वो पकड़े जाने के बाद कैसे फेक न्यूज फैक्ट्री ने पलटी मारी, कैसे यू टर्न लिया, अब ये भी देख लीजिए। ट्वीट करने वाले ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। ये एफआईआर में शामिल मोहम्मद जुबैर की टाइमलाइन है, वही जुबैर जो 14 जून की दोपहर हिंदू मुसलमान कर रहा था, मगर एफआईआर दर्ज होते ही इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इसे कानून का डर कहिए, फैक्ट चेकर को अपनी गलती का एहसास हो गया। नफरत फैलाने के बाद जुबैर ने अपनी सफाई दी है, कहा है कि इसने वो वीडियो डिलीट कर दिया है जो इसने पोस्ट किया था। ये भी कहा है कि उस बुजुर्ग को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती कहा गया। ये बात सही नहीं है। एक नाम किसी मोहम्मद आसिफ खान का भी है, इसने हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट के बहाने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाला ट्वीट फैलाया। मगर इस स्क्रीनशॉट से आप समझ सकते हैं कि इसको सही और गलत का पता चल गया। अब इसने ये ट्वीट ही डिलीट कर दिया। कुछ और नामों ने भी अपने पुराने बयान और ट्वीट्स वापस लिए, मगर इसमें भी एजेंडा देखा जा सकता है। मसलन एफआईआर में शामिल एक आरोपी अब पुलिस की जांच की बात करने लगी है, अपने बयान को न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर दिया बयान बता रही है, जबकि एक दूसरी आरोपी ने भी बचने का यही तरीका अपनाया है, अपने बयानों को न्यूज रिपोर्ट से जोड़ दिया है और अब सच के बाहर आने का इंतजार कर रही है। एक अखबार हिंदू मुस्लिम करते करते कार्टून तक चला गया, सेम टेक्स्ट लिखा, चिपकाया और कार्टून को फैलाया। बाद में इस अखबार ने भी कहा कि वो अपना कार्टून हटा रहा है। सवाल यह है कि अब इतनी तेजी क्यों दिखाई जा रही है? विवादित ट्वीट करने से पहले, हिंदू मुस्लिम करने से पहले इन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? दरअसल ये पूरा इकोसिस्टम ही ऐसा है, पहले मोदी के खिलाफ माहौल बनाओ और फिर हिट एंड रन वाली रणनीति अपनाओ। मगर इस बीच राहुल की ट्विटर टाइमलाइन पर अभी भी वो ट्वीट मौजूद है। कांग्रेस की समा मोहम्मद ने भी अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया है। कांग्रेस के मकसूर उस्मानी का भी ट्वीट जस का तस उनकी टाइमलाइन पर पड़ा हुआ है और कांग्रेस के ही गौरव पांधी ने भी ट्वीट डिलीट नहीं किया है। स्वरा भास्कर की टाइमलाइन भी सेम टू सेम है। सवाल है क्यों? क्या इनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी?
इस पर सियासत फुल ऑन हो रही है। बीजेपी की अपनी दलील है और फेक नैरेटिव को सपोर्ट करने वाले कांग्रेस और उसके साथियों की अपनी दलील है। राहुल गांधी के जिस ट्वीट के विषय में बात हो रहा है, उस ट्वीट को हमने देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। क्या उसमें जिस वीडियो के विषय में हम बात कर रहे हैं वो वीडियो का संदर्भ नहीं है? क्या उसमें वो वीडियो नहीं है जिसमें वो राम भक्त को क्या करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, वो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? एक फेक न्यूज के लिए ऐसे लड़ रहे हैं और उसको सच्चाई, उसे सच बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां जय श्री राम के नाम पर कोई लड़ाई नहीं हुई, जहां जिन लोगों ने ट्वीट किया उन्होंने उस ट्वीट को डाउन भी कर दिया ये कहते हुए कि हमसे गलती हो गई। यहां भी क्यों जवाब दूं आपकी बातों का, क्यों जवाब दूं? आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़। मैं आपकी बातों का जवाब दूं? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं। मैं सत्ता में बैठा हूं या कहीं भी बैठा हूं, मैं 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़ को जवाब नहीं दूंगा, कदाचित नहीं। और ना ही मैं जयचंद राहुल गांधी को जवाब दूंगा। वो जयचंद जो चाइना के चंद पैसों पे पलने वाला जयचंद, चंद पैसा चाइना से लेकर हिंदुस्तान को बेचने वाला जयचंद, ना उस राहुल गांधी को हम जवाब देंगे और ना आपको जवाब देंगे जो 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़ करते हैं। आप लोग वो जयचंद हैं जिन्होंने हमेशा हिंदुओं के ऊपर चाकू छुरी चलाई है, हमेशा चाकू छुरी चलाई है। अरे जयचंद होंगे आपके पिताजी, जिन्हें आप सार्वजनिक रूप से बाप कहते हैं, वो होंगे जयचंद। आपके पिताजी जिनको आप बाप कह रहे थे ना एक दिन चैनल पे बैठ के, मोदी जी हमारे बाप हैं, उन्हें जाकर जयचंद बोलिए, क्योंकि सबसे बड़े जयचंद संघी और भाजपाई हैं। ट्विटर के ऊपर FIR हो गया। हमारा देश पूरा लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ, भाजपा लड़ रही है ट्विटर से। कुछ ने नहीं, हजारों लोगों ने उनको ट्वीट किया, बड़े बड़े मैगजीन ने, इंडियन एक्सप्रेस, मैं नाम नहीं लेना चाहता सबका आपके चैनल के ऊपर वरना अच्छी बात नहीं है, सबने लिखा कि मैन वाज ब्रूटली असॉल्टेड व्हेन ही सेड आई विल चार्ट जय श्री राम, सबके सामने था। कुछ लोगों ने ट्वीट किया। अब गाजियाबाद की पुलिस इतनी एक्टिव हो गई, आज तक कोई केस में मैंने इतना एक्टिवनेस नहीं देखा। दरअसल ये कुछ और नहीं, मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया वाला प्रयोग है। ट्विटर इसमें टूलकिट की भूमिका में है, मगर अब उसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। IT और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 9 ट्वीट्स में ट्विटर की जमकर क्लास लगाई है और क्लियर मैसेज दिया है कि ट्विटर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ट्विटर को छोड़कर बाकी सारी कंपनियां नई गाइडलाइंस को करीब करीब लागू कर चुकी हैं या उसके लिए तैयार हैं, मगर ट्विटर अब भी आनाकानी कर रहा है, आजकल की बात कर रहा है। सीधी भाषा में कहें तो वो घुमाने की कोशिश कर रहा है, मगर अब उसकी चाल नहीं चलेगी। All companies, domestic or foreign, need to follow the national. सारी कंपनियों को भारत के राष्ट्रीय कानून मानने ही होंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत की इंटरनल पॉलिटिकल डिबेट्स में अपनी साइड लेने लगी हैं। ये खतरनाक बात है। आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करें, हमने इतिहास में देखा है कि विदेशी प्लेयर्स ने कई बार दखल अंदाजी की है। That irrespective of your political preferences and alignments, you should take seriously. ईस्ट इंडिया कंपनी एक एग्जाम्पल है। आज के समय से फिजिकल कॉलोनी भले ना बने, लेकिन डिजिटल कॉलोनी बनाने की कोशिश है। इससे मुझे लगता है कि एक हिंदुस्तानी के नाते हमें अपने पॉलिटिकल प्रेफरेंस को अलग करके इस विषय को गंभीरता से लेना होगा। हम विदेशी दखलंदाजी को अपने घर के भीतर नहीं आने दे सकते। To in any way interfere with our internal debates. This is a very slippery slope and it can only end badly. मैसेज लाउड एंड क्लियर है। फेक नैरेटिव और फेक न्यूज, मोदी के सियासी दुश्मन उन्हें घेरने के लिए इसे खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर्दे के पीछे से मोदी के पॉलिटिकल राइवल्स को सपोर्ट कर रहा है, मगर अब ऐसे तत्वों की नकेल कसी जाएगी, फेक न्यूज वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी से इसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले एक वीडियो का वायरल होना कोई मामूली गलती नहीं है। यूपी पुलिस ऐसा मानती है। हमारे 2 रिपोर्टर्स ने इस पूरे एपिसोड की सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की और हमें इसके अलावा कई और वीडियोस मिले, कई और तस्वीरें मिली। आप इन्हें देखिए, इसके बाद आपको कई चौंकाने वाली नई बातें पता चलेंगी। क्या जय श्री राम के नाम पर सांप्रदायिक साजिश रची गई? और मैं श्री राम चल रही और वंदे मातरम और जो कह रहे तो पाकिस्तान में जासूस है। 2 वीडियो, एक गवाही, खबर की पूरी सच्चाई।
किसने कराया था? इंतजार ने। हैं? इंतजार ने। पिटाई से पहले का वीडियो, पुलिस जांच से पहले की गवाही। मुद्दा झाड़ फूंक का है, 23 घंटों का है, मैं बता देता हूं आपको। इन वीडियो में अब्दुल समद की दाढ़ी भी देखी जा सकती है, यानी दाढ़ी काटने और पिटाई करने से पहले ये दोनों वीडियो शूट किए गए। सच खुल गया, वरना यूपी में दंगा हो जाता। असली बात दबा दी गई, फर्जी बात फैला दी गई। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई वीडियो का एक एक फ्रेम एक्सपोज हो गया। आज हम आपको 2 वीडियो दिखाएंगे, जिसको देखने के बाद गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई के पीछे की पूरी सच्चाई शीशे की तरह साफ हो जाएगी। आज हम आपको उस गवाह से भी मिलवाएंगे जिसकी गवाही उन सभी लोगों के मुंह पर ताला लगा देगी जो बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे एजेंडा चलाते हैं और सोसाइटी को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की साजिश रचते हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा जब इस स्टोरी को रिपोर्ट कर रहे थे तो उन्हें अब्दुल समद सैफी के 2 और वीडियो मिले। ये वो वीडियो हैं जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले वीडियो नंबर 1 को देखिए। यह वीडियो भी अब्दुल समद का है, पिटाई और पुलिस केस के पहले का वीडियो है। इस वीडियो को देखने से साफ साफ पता चलता है कि मुद्दा राम का नहीं है, मुद्दा तावीज और झाड़ फूंक का है। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने। हैं? इंतजार ने। कह के भेजो? कह के भेजा के जी मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब दे के गए हो। अच्छा, हाँ बस जी, ये सब इंतजार के कहने से क्या? इंतजार के कहने से ये झूठ तो फोन बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे का पड़े थे, झूठ रहे थे नहीं। हाँ हाँ, इंतजार ने क्या भेजा था? कहा कि ये मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हाँ, इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। हाँ, ये क्या भेजा इंतजार ने? बस बस। अब सवाल है कि ये इंतजार कौन है और इस वीडियो की असलियत क्या है, तो पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी बताई संवाददाता पवन नारा ने। इंतजार ही मौलवी अब्दुल समद और परवेज गुजर के बीच की कड़ी है। परवेज गुजर से मौलवी की मुलाकात इंतजार ने ही करवाई थी और मकसद था ताबीज बनवाना। जब यह घटना हुई और मौलवी की पिटाई हुई, इसके बाद इंतजार ने ही परवेज गुजर के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई ताकि वो जेल चला जाए और जो पैसे उसे गुजर के लौटाने थे वो उसे ना लौटाने पड़े। पुलिस को शक है कि इंतजार ने ही इस पूरे मामले की वीडियो को वायरल किया। पुलिस इंतजार कर रही है, उसकी तलाश में जुटी है, जिसके सामने आने के बाद कई सारी कड़ियां खुल जाएंगी। बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई हुई, ये सच है और पिटाई करने वालों को माफ भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी नहीं बख्शना चाहिए जो बुजुर्ग अब्दुल समद के वीडियो को सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहे थे। पहले वीडियो में अब्दुल समद इस बात को स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं कि उन्हें किसी को वश में करने का आदेश हुआ था। इतना नहीं, दूसरे वीडियो में अब्दुल समद के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें भी झाड़ फूंक और ताबीज बनाने का सामान बरामद हुआ। ये दोनों ही वीडियो उसी घटना के दिन हैं और मार पिटाई से पहले के वीडियो हैं। इन वीडियो में अब्दुल समद की दाढ़ी भी देखी जा सकती है, यानी दाढ़ी काटने और पिटाई करने से पहले ये दोनों वीडियो शूट किए गए। इसमें कोड के रखे हैं, कोड वर्ड में कोड है ना, इसमें मूर्ति है, इसमें मूर्ति खोलियो देख भाई। आए कोड आए तो भाई इनके अरे मूर्ति से बना रखे वाले कागज से इनके घर के काम है। हमारी बहुत खराब बंद हो ये क्या देख चुपली जादू टोना। यानी ये बात तो साबित हो गई कि अब्दुल समद झाड़ फूंक का काम करता था, लेकिन सवाल है कि उसके मुंह से जय श्री राम के नारे जबरन लगवाए गए या फिर उसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान था। उसकी सच्चाई क्या है, तो उसका खुलासा किया है इस पूरे केस के एक सबसे बड़े गवाह मुफीद आलम ने। जो जिन लोगों ने उसके साथ घटना की है उसको सजा कैडी सजा मिले, पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा झाड़ फूंक का है, 23 घंटों का है। मैं बता देता हूँ आपको, मुद्दा ना तो उसे कोई उठा करके लेकर गया है, ना ही वो उसके घर पहुंचा है जिनके यहाँ पर हुए। बैठा में भी मेरे 500-400 आदमी है जिनसे मैंने बात जिस तरीके से मैंने पता करी, जहाँ से पता चली है। और आप जैसे राजनीतिक स्टेट बनाना शुरू कर दिया आपने,
नहीं, गलत बात है आपकी ये। आज लोनी में चारों तरफ बातें फैल रही हैं कि उम्मेद पहलवान दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया तब लोनी के रहने वाले मुफीद आलम फेसबुक पर आए। जो गौर करने वाली बात यह है कि मुफीद 8 तारीख को फेसबुक लाइव पर आए थे। तब तक ये मामला तूल भी नहीं पकड़ा था, जहां वो सबूत के साथ 45 मिनट तक लोगों से जुड़े और दावा किया कि हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने की साजिश रची गई, जिसमें समाजवादी पार्टी का नेता उम्मेद पहलवान शामिल है। और ये मामला तावीज झाड़ फूंक से ज्यादा का नहीं है। तो आपने देखा, हमारे रिपोर्टर्स जब उस जगह पहुंचे जहां सारी वारदात हुई है, तो वहां जाकर साफ पता चला कि मामला गंडे तावीज का है, जादू टोने का है। मुफीद आलम ने जो बात फेसबुक लाइव में कही थी, हमने वही सवाल उनसे डायरेक्ट पूछा और जानना चाहा कि वो जो दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कई और गंभीर सवाल उठाए। सुनिए। सवाल ये है कि जब आपने 8 तारीख को ये कह दिया था तो ये वीडियो वायरल बाद में हुआ, क्या मामला है? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया? देखो, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा रहा है, क्योंकि जो परवेश गुजर है उन्होंने 8-9 तारीख के आसपास उन्होंने जेल भेज दिया उसको। तो उसके बाद में ये जो वीडियो वायरल कराई गई है, ये जानबूझकर कराई गई है, माहौल ख़राब करने के लिए कराई गई है। मेरा सबसे पहला सवाल प्रशासन से, मीडिया के द्वारा ये है कि एक बात, जो मेन व्यक्ति है जिसके कहने पर लाइव आकर के उस स्थानीय सपा नेता ने यहाँ पर लोनी को भड़काने का काम किया, लोनी को जलाने का काम किया, 2-4 समुदाय को आपस में जुड़ाने का काम किया, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? जो मैन साजिश करता है लोनी के अंदर, जो उससे झूठी बातें कहलवा रहे हैं सूफी अब्दुल समद से, वो कहाँ पर है अभी? उसका इंटरव्यू क्यों नहीं आया? वो पब्लिक के सामने क्यों पेश नहीं हुआ? क्या वो केवल एक समाजवादी का जो नेता है समाज उम्मेद पहलवान, उसी के पास क्यों? वो उसे क्यों अपहरण करके उसे दुबकाई फिर रहा है? किसका अपहरण कर लिया? वो एक तरीके से किसी से नहीं मिल रहा है अब्दुल समद। वो बुजुर्ग वो है कहाँ पर? मैं ये मांग करता हूँ प्रशासन से, पहले सबके सामने लाइए, वो सच्चाई खोलेगा। उसने किसके कहने पर ये सब किया? वो क्यों एक सपा नेता के साथ ही घूम रहा है? तो क्या चुनाव से पहले कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई ताकि हिंदू मुसलमान में नफरत फैले? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जब घटना हुई थी उसी वक्त ये वीडियो वायरल कर दिया जाता, लेकिन इसे सोच समझकर, फायदा नुकसान देखकर लॉन्च किया गया। मुफीद सामने इसलिए आए क्योंकि उन्हें डर था कि लोनी की गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद को हिलाने की साजिश रची गई है। जिसने भी वीडियो देखा, दाढ़ी काटते हुए देखा, वो एकदम हताश हुआ, कहा कि बुजुर्ग के साथ गलत हुआ। जब ये आरोप लगे कि जय श्री राम के नारे लगा गए, तो क्या आपको इन आरोपों में सच्चाई नजर नहीं आई? क्यों आपको ऐसा लगा कि ये सब गलत है और आपको आवाज उठानी चाहिए? देखो, आवाज़ इसलिए उठानी चाहिए थी क्योंकि अगर हम आवाज़ गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाला युवा किसके लिए क्या करेगा? वो एक तरीके से वो यहाँ डरेगा। लोनी में जो पब्लिक आने वाली है वो भागी यहाँ से कि लोनी में इतना बुरा माहौल है यहाँ पर, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो जय श्री राम के नारे वाली बात झूठी थी। वो जो दाढ़ी काटी गई वो प्री प्लान थी, वो धमकाने के लिए, यहाँ भड़काने के लिए काम किया गया था। ये मेरे लिए बहुत ही गलत सवाल है। अमूमन स्थिति में हम किसी से ऐसा सवाल नहीं पूछते, किसी का धर्म आइडेंटिफाई नहीं करते, लेकिन जब यह मामला यहाँ धार्मिक है तो क्या बहुत से लोग ये कहेंगे अरे ये तो हिंदू है इसलिए ऐसा बोल रहा है, ये तो मुस्लिम है ऐसा बोल रहा है। आप अपनी पहचान कैसे जाहिर करना चाहते हैं? देखो, मैं भी एक मुस्लिम हूँ। मैं एक देश का भारतीय संविधान में पूरी आस्था रखने वाला मुस्लिम हूँ। मैं ये अच्छे और बुरे में फैसला करने वाला मुस्लिम हूँ। मुझे केवल मुस्लिम नहीं चाहिए, केवल हिंदू नहीं चाहिए। मुझे हम चाहिए, हिंदू भी चाहिए और मुस्लिम भी चाहिए। और हमारी जो विचारधारा है वो बिल्कुल सेकुलर है। जो उसकी दाढ़ी काटी गई जिन लोगों ने, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन्हें इस बात में कहने में कोई शक नहीं कि ये भारत के कानून को मानने वाले हैं। धार्मिक पहचान का यह मामला नहीं था, इसी को लेकर उन्होंने आवाज उठाई। 8 तारीख को फेसबुक लाइव करके बता दिया कि मामला ताबीज से जुड़ा हुआ मामला है, धार्मिक मामला नहीं है। विद्वेष फैलाने की जो कोशिश की जा रही है वो गलत है। इनकी बात इसलिए भी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि ये बात इन्होंने तब रखी जब तक ये बात पुलिस नहीं कह पा रही थी, जब तक ये वायरल वीडियो हो रहा था जिसमें जय श्री राम के नारे लगाने के आरोप लग रहे थे। इन्होंने जमीन पर जाकर आस पड़ोस से पूछताछ करने के बाद ये स्टैंड लिया कि ये गलत है और इसको सार्वजनिक तौर पर गलत कहना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।